Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the structure of DNA and what are the different points related with the structure of DNA. In this video we will discuss about the Chargaff's rule. And here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. So let's begin with the new topic, that is Chargaff rule. So Chargaff rule हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे या नॉर्मली समझेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में. तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हम चारगफ रूल को समझेंगे कि कैसे चारगफ रूल को अप्लाई किया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, क्या क्या क्राइटेरियाज लिए जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन. एक डीएनए के स्ट्रक्चर में चारगफ रूल के हिसाब से जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स होंगे. जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने प्यूरिन उतने पायरिमिडीन. तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? A एंड G ये क्या है? प्यूरिन. C एंड T क्या है? पायरिमिडीन. अब बच्चे कई बार इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमने पायरिमिडीन पढ़े थे तो हमने कट पढ़ा था CUT, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन. All are pyrimidines, but here uracil is not present. We are here talking about the DNA और DNA में 4 बेस पेयर होते हैं ATGC. यूरासिल RNA का पार्ट है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ATGC. तो उसमें A और G क्या है? प्यूरिन. C एंड T क्या है? पायरिमिडीन. तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्यूरिन जितने हैं AG जितने हैं उतने ही C एंड T है. साइटोसिन एंड थायमीन भी उतने ही हैं. इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है A प्लस G अपॉन C प्लस T इज इक्वल टू 1. या तो हम इसको ऐसे लिख दें A प्लस G C प्लस T. तो ये क्या है? AG क्या है? प्यूरिन. CT क्या है? पायरिमिडीन इज इक्वल टू 1. या हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, C एंड T को ऊपर लिख दें और A एंड G को नीचे लिख दें जैसा कि हमने लिखा है. तो C प्लस T एंड A प्लस G इज इक्वल टू 1. सो C प्लस T अपॉन A प्लस G इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे T पहले आ सकता है या यहाँ पे G पहले आ सकता है. तो यहाँ पे हमें रूल्स याद रखने हैं, यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज जो है वो प्रॉपर याद रखना है. तो A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T, A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T, A प्लस G अपॉन C प्लस T इज इक्वल टू 1. तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा बेस पेयर कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को हम आगे डिटेल करेंगे. अब हम क्या बोल रहे हैं कि जितना एडेनिन है उतना ही थायमीन है, जितना A है उतना ही T है. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस रूल जितना A है उतना ही T है. यहाँ पे एक A है तो एक ही T है. पूरे स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं A एक है तो एक ही T है, एक A है तो एक ही T है. या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A बाई T इज इक्वल टू 1. या हम ऐसा भी लिख सकते हैं T बाई A इज इक्वल टू 1. यानी कि पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में जितना A है उतना ही T है, क्योंकि A हमेशा T के साथ पेयर करता है. और A हमेशा T के साथ पेयर क्यों करता है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि इनकी पेयरिंग ऐसे ही होती है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, राइट. नेक्स्ट, G ऑलवेज बॉन्ड्स विद C. G हमेशा किसके साथ बॉन्डिंग करता है? C के साथ बॉन्डिंग करता है. तो जितने G होंगे उतने ही C होंगे. ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये है जितना C है या जितना G है उतना ही C होगा. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक G रहा
दूसरा G ये रहा, तो 2 G हैं तो 2 ही C होंगे। इस DNA के स्ट्रक्चर में जितने G उतने ही C। तो हमें कैसा लिख सकते हैं, G बाय C इज इक्वल टू 1 या C बाय G इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं सारी बातें चारगफ रूल के हिसाब से, ये किस पे अप्लाइड हैं, ये अप्लाइड हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA पे। ये अप्लाइड नहीं है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पे। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पे ये रूल अप्लाइड नहीं है। अब ये रूल क्यों अप्लाइड नहीं है, मान लीजिए ये स्ट्रैंड इतना ही होता, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये स्ट्रैंड जो है इतना ही होता, इट में भी DNA और इट में भी RNA। तो जब ये स्ट्रैंड इतना ही होता तो इसमें हम कैसे देखते कि जितना A है उतना ही T है, क्योंकि हिसाब से तो जितना A है उतना ही T होना चाहिए। यहाँ A तो है बट T है ही नहीं, या G है बट C है बट अमाउंट उसका इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर सिंगल स्टैंडर्ड DNA होगा या सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए नॉर्मली कि चारगफ रूल अप्लाइड ऑन, चारगफ रूल अप्लाई होता है क्या DNA पे, तो अगर क्वेश्चन में DNA दिया हुआ है और कुछ भी मेंशन नहीं है सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे इस DNA को हमें मान लेना है डबल स्टैंडर्ड DNA, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है और डबल स्टैंडर्ड DNA में चारगफ रूल अप्लाई होता है। चारगफ रूल सिंगल स्टैंडर्ड DNA में अप्लाई नहीं होता। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें DNA को मान के चलना है वो डबल स्टैंडर्ड है और डबल स्टैंडर्ड DNA में चारगफ रूल अप्लाई किया जाता है। वहीं अगर क्वेश्चन दिया जाए कि RNA में ये रूल अप्लाई होता है कि नहीं होता, तो RNA मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। कुछ स्पीशीज में डबल स्टैंडर्ड RNA भी मिलता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दिस RNA दिस रूल इज अप्लाइड और नॉट, तो RNA ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड। ज्यादातर स्पीशीज में कैसा RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, और सिंगल स्टैंडर्ड RNA में चारगफ रूल अप्लाई नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि चारगफ रूल डबल स्टैंडर्ड DNA या डबल स्टैंडर्ड RNA में ही अप्लाई किया जाता है। We will discuss some question related to the Chargaff rule. In a sea urchin DNA which is double stranded, तो ये तो कंफर्म हो गया कि डबल स्ट्रैंडेड DNA है और चारगफ रूल इस पे अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर? 17% of the base pair were shown to be cytosine. 17% cytosine है। The percentage of other 3 base pair expected to be present in the DNA. बाकी 3 जो बेस पेयर है उनकी कितनी परसेंटेज होगी, तो 100 में से 17% का तो हमें पता चल गया है कि इतना परसेंट साइटोसिन है। तो हम यहाँ लिखेंगे C इज इक्वल टू 17%। तो A T के साथ पेयर करता है, G C के साथ पेयर करता है, तो जितना G उतना C, तो G इज इक्वल टू 17%, तो जितना C उतना ही G हो गया। तो एक फॉर्मूला लगाते हम, A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 100%। 100% में से हम निकाल रहे हैं, तो A प्लस T प्लस 17% प्लस 17% इज इक्वल टू 100%। A plus T plus 34% is equal to 100%. Clear? 17, 17, 34. A plus T is equal to 100 minus 34%.
सो A प्लस T इज इक्वल टू 66%, यानी कि A और T दोनों मिला के 66% है। तो 66 का आधा 33, A 33 और T भी 33। तो हम देख लेते हैं कि G हमें पता चल गया 17% है, A और T 33% है। तो G 17%, A 33 और T भी 33। So second option is the right option. Clear? According to the Chargaff rule. Next question. In a double-stranded DNA, 3.4K nitrogen bases are present. 3.4K nitrogen bases present है double-stranded DNA में. In this DNA, 700 molecules of adenine nitrogen bases are present. Find out the number of other 3 नाइट्रोजन बेसिस. हमें अदर 3 नाइट्रोजन बेसिस का नंबर काउंट करना है. तो सबसे पहले K का मतलब है 1000. तो टोटल कितने बेस पेयर्स हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए में? 3.4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3400. तो यहाँ पे क्या हो गए? टोटल बेसिस या नाइट्रोजन बेसिस कितने हो गए टोटल? 3400. अब इस 3400 में से A कितना है? A इज इक्वल टू 700. तो जितना A उतना T इज इक्वल टू 700. तो A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल टू टोटल है 3400. A कितना है? 700. T कितना है? 700 प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 3400. क्लियर? चलिए 700 प्लस 700 1400 प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 3400. G प्लस C इज इक्वल टू 3400 माइनस 1400 इज इक्वल टू 2000. So G plus C is equal to 2000. G और C कितना हो गया? 2000. तो इंडिविजुअली G कितना हो गया? 1000. इंडिविजुअली C कितना हो गया? 1000. और हमें एडेनिन गिवन था, थायमिन हो गया 700. तो हमने बाकी 3 बेस पेयर्स का भी पता लगा लिया. तो इस तरीके से चार्गफ रूल को अप्लाई करके हम यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस को काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 20% थायमीन इज प्रेजेंट. कितना थायमीन है? 20% थायमीन है. फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन. तो देखें जरा, मान लीजिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो यहाँ पे फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस में थायमीन, फॉस्फेट, शुगर, थायमीन. क्लियर? अब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, इसका पेयर है ही नहीं यहाँ पे बनाने के लिए. तो अगर T A के साथ पेयर बनाएगा तो ही तो हम परसेंटेज निकाल पाएंगे. बट ये कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो यहाँ पे थायमीन तो 20% है, बट A को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे A की पेयरिंग T के साथ नहीं हो रही है, और या T की पेयरिंग A के साथ नहीं हो रही क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है. और चार्गफ रूल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अप्लाई नहीं होता. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग डेटा. A 35% है, G 20% है, C 15% है एंड T 30% है. A, T, G, C इतना है. इट में बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. ये क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें U है कि नहीं है. U इसमें नहीं है तो ये आरएनए तो हो नहीं सकता. इसमें U नहीं है तो आरएनए नहीं हो सकता. अब डीएनए की बारी आ गई.
चारगफ रूल के हिसाब से ए टी बराबर होने चाहिए, जी सी बराबर होने चाहिए। आप देखो पहले ए 35% है, टी 30% है, ए 35% है, टी 30% है, अप्लाई नहीं हो रहा। जी और सी, जी 20% है और सी 15% है। तो यहाँ पे चारगफ रूल जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे अप्लाई किया जाता है, ऐसी कोई एप्लीकेशन यहाँ समझ में नहीं आ रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो नहीं हो सकता, सो इट मे बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर? क्या हो सकता है ये? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, क्योंकि आरएनए तो है नहीं, यूरेसिल नहीं है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एटी जीसी के बराबर होता है, वो भी नहीं है, तो इट मे बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर? नेक्स्ट, बेस रेशियो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी कांस्टेंट। अगर ए प्लस टी जी प्लस सी कांस्टेंट है गिवन स्पीशीज के लिए, या स्पीशीज स्पेसिफिक है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, तो ये किस कंडीशन में होता है? इन अ डीएनए ए प्लस टी। क्लियर? अगर कांस्टेंट है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पे जो रेशियोज हैं बेस पेयर के, वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो हम ये कंसीडर करें कि कौन सी कंडीशन में कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो हमने क्या बोला? ए टी जी सी। तो अगर ए टी का रेशियो जी एंड सी से ज्यादा, यानी कि ये ज्यादा है, जी सी कम है, एटी टाइप रिच डीएनए, इसको हम क्या बोलेंगे? एटी रिच टाइप, यानी कि ऐसे डीएनए में एडेनिन और थाइमीन ज्यादा है। तो ऐसा डीएनए कौन सी स्पीशीज में मिलता है? बेस रेशियो ऑफ 80 टाइप ऑफ डीएनए, यानी कि 80 टाइप ऑफ डीएनए कौन सा होगा? कौन सा होगा यहाँ पे 80 टाइप डीएनए? ये होगा यूकैरियोटिक डीएनए। बेस रेशियो ऑफ 80 टाइप ऑफ डीएनए इज मोर देन 1। कांस्टेंट है, यानी कि ए प्लस टी जी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, बट इस कांस्टेंट वैल्यू में गड़बड़ कब होती है? जब ए और टी ज्यादा हो जाते हैं। ए और टी जब ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि 1 से ज्यादा हो गए, 1 से ज्यादा हो गए, 1.5 हो गए और ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब ऐसा डीएनए जिसमें ए और टी ज्यादा है, तो ये एटी रिच डीएनए इनको बोला जाता है। और ऐसी कौन सी सेल होंगी, ऐसा कौन सा डीएनए होगा? यूकैरियोटिक डीएनए। बट कुछ केस में ऐसा भी होता है जब जीसी का जी एंड सी ज्यादा होते हैं, एटी से जी और सी ज्यादा होते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीसी टाइप डीएनए। अगर एटी ज्यादा है तो एटी टाइप डीएनए, जीसी ज्यादा है तो जीसी टाइप डीएनए। अब इस पर्टिकुलर में क्या होता है? बेस रेशियो ऑफ जीसी टाइप ऑफ डीएनए इज लेस देन 1। जिस डीएनए के स्ट्रक्चर में ग्वानिन एंड साइटोसिन ज्यादा होता है, तो उसमें ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आता है। वो कितना आता है? लेस देन 1, एक से कम आता है। ये डीएनए होता है जीसी रिच टाइप डीएनए या जीसी टाइप ऑफ डीएनए, और ये मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ पे मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ग्वानिन एंड साइटोसिन ज्यादा होते हैं, इसलिए ए प्लस टी जी प्लस सी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहता, 1 नहीं रहता, 1 से कम हो जाता है। और 80 टाइप जो डीएनए है, 80 रिच टाइप जो डीएनए है या 80 टाइप ऑफ डीएनए है, उसमें 80 ज्यादा होता है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 ना रह के मोर देन 1 आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने रिलेटेड टू द डीएनए पढ़ी। हमने चारगफ रूल पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। डीएनए के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो इन वीडियोस को आप प्रॉपर देखें, प्रॉपर इन कॉन्सेप्ट्स को समझें, और समझ के जो भी वीडियोस आ रहे हैं अपकमिंग वीडियोस, उनको एकदम लाइन अप करके देखें, यानी कि एक वीडियो कंप्लीट करने के बाद दूसरे वीडियो पे स्विच करें।